क्लास कल से पहले इसने प्रोमिसेस का कंसेप्ट लाया। प्रोमिसेस कर क्या रहा है कि जैसे हम अपने रियल लाइफ में प्रॉमिस करते हैं किसी से कि हाँ तुम हमको अभी ये काम कर दो, मेरे पास पैसा नहीं है, हम तुमको पैसा, यानी जब प्रॉमिस किसी से करते एक टाइप से कि हाँ मेरे पास अभी तुम मेरा अभी पेमेंट कर दो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो हम तुमको दे देंगे। एक एक टाइप का हम प्रॉमिस उससे करते हैं कि हाँ जब मेरे पास पैसा आएगा तो हम आपको वो पैसा दे देंगे, अभी आप मेरा कर दो। तो वो हम प्रॉमिस उससे उससे फ्यूचर की प्रॉमिस करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे काम है कि प्रोमिसेस में हो क्या रहा है कि हम अथी में जब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम एक प्रोमिसेस कीवर्ड यहाँ आ रहा है, एक ये भी एक फंक्शन है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तुम देख रहे हो न्यू करके इसके पीछे लिखा हुआ है। तो प्रोमिसेस एक ऑब्जेक्ट टाइप का है और ये क्या कर रहा है इस और ये क्या कर, जब भी प्रोमिसेस को हम कॉल कर रहे हैं तो ये पैरामीटर के रूप में दो कीवर्ड को लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। यानी प्रोमिसेस जो हम करेंगे तो दो ही उसका रिटर्न होगा। प्रोमिसेस जब कंप्लीट होगा तो दो की चीज होगा, या तो वो प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जाएगी या तो वो प्रोमिसेस रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो दो ही चीज होता है, या तो हम उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं या तो हम डिनाई करते हैं। पैसा वाली बात थी कि हम या तो प्रॉमिस कर किए रहते कि हाँ तुमको पैसा देंगे तो दे देते, दे दिए मतलब हमने वो प्रॉमिस रिजॉल्व कर दी। और ये दूसरा केस क्या होता है कि हम उस प्रॉमिस को डिनाई कर देते हैं कि नहीं हम ऐसा कहाँ बोले थे तुमको पैसा देंगे, तो हम वहां रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीजें दो चीज लेती है और उसके बाद अंदर इसके क्या करती है, कुछ भी काम करती है। फिर रिजॉल्व फंक्शन को कॉल की और रिजॉल्व करके कंसोल पे कुछ मैसेज प्रिंट की, देन करके ये होता है। ये हम आगे देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी थोड़ा बहुत देखे होंगे, ट्राई डैन ये करके। तो हम जब वो करेंगे कोडिंग तो थोड़ा बहुत हम देखेंगे वहां, जब हम एपीआई कॉलिंग वाली बात देखेंगे तो उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज था एक प्रोमिसेस का एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉमिस की ऑब्जेक्ट है उसका यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम उसके अंदर कॉल कर रहे हैं दो पैरामीटर को। जब हम प्रोमिसेस को कॉल कर रहे हैं तो हम दो पैरामीटर दे रहे हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। यानी अगर वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तब क्या होगा और रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों केस में हम क्या होगा और फिर उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। ये क्लासेस नेवर एग्जिस्ट इन जावास्क्रिप्ट। ES6 ने जब क्लासेस लाया उससे पहले जावास्क्रिप्ट में क्लासेस कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ES6 के क्लास ने जब क्लासेस लाया उससे पहले जावास्क्रिप्ट में क्या करती थी, क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती थी। यानी जावास्क्रिप्ट भले ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज था लेकिन उसमें क्लासेस का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्लासेस नाम की कोई इसमें चीज प्रेजेंट नहीं करती थी, वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्लासेज आर इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 which look like similar to class in other object oriented language such as C++, Java, PHP, etc. But they do not work exactly the same way. अब जावास्क्रिप्ट में ES6 ने क्लासेस तो लाया तो जो पहले से बहुत सारे लैंग्वेज में थी, बट ऐसा नहीं है कि वो सेम तरीके से काम करती थी। यानी C++ में जैसे क्लासेस काम करता है उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की क्लासेस काम नहीं करेगी। भले वो क्लासेज है लेकिन इसकी क्लासेज डिफरेंट है उससे। तो क्या करेगा, ES6 क्लासेज मेक इट सिंपलर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड आल्सो रीयूज द कोड इफेक्टिव एफिशिएंटली। अब ES6 की क्लासेज ने क्या किया हमारे लिए, क्यों आया आकर के इसने क्या चेंज किया, इसने हमारे लिए इजी किया कि आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो इजीली, आप इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अब जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट होता है, हम लोग C++ पढ़ के आए तो C++ में इनहेरिटेंस होता था तो क्या ऐसे कुछ हम करते थे। जो बेस क्लास रहता था, मान लो क्लास, बेस क्लास का नाम, बेस क्लास सॉरी चाइल्ड क्लास थी, चाइल्ड क्लास का नाम या चाइल्ड क्लास डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास की नाम फिर सेमी कॉलन आती थी ऐसी, और फिर उसके बाद रहता था जो भी थी अपना पब्लिक प्रोटेक्टेड कुछ ऐसा रहता था, पब्लिक
और फिर पेरेंट क्लास की। तो ऐसे हम लोग सी प्लस प्लस में करते थे, पेरेंट का फिर अपना ऐसे चालू। तो ये तो सी प्लस प्लस का था कि सी प्लस प्लस में हम इनहेरिटेंस कैसे करते थे। बट अब अगर हम बात करें कि हम जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस कुछ ऐसे होता है, क्लास, चाइल्ड क्लास, ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स, और तब अथी पेरेंट क्लास का नाम। तो यहाँ अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें, सी प्लस प्लस में जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो यहाँ पे हमको इनहेरिटेंस करने के लिए मेरे पास एक कीवर्ड्स है एक्सटेंड्स करके। और ये याद रखना क्योंकि रिएक्ट में ये बहुत ज्यादा यूज होगा। रिएक्ट में हम जब कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे ना, तो हम वहां पे होगा कि एक कंपोनेंट्स को एक कोई मेन कंपोनेंट्स बनाएंगे और उससे बहुत सारी मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। तो वहां पे जो हम कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, तो वहां पे मेन कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जैसे इवन अगर हम जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट के अंदर जब हम क्लास कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो क्लास कंपोनेंट्स जो बनती है रिएक्ट की, वहां पे हम क्या करते हैं, रिएक्ट का जो बना हुआ पहले से एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो ये एक एक्सटेंड कीवर्ड हमको जावास्क्रिप्ट में है, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस का काम कर रहे हैं। तो ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास आने से ये एक बेनिफिट ये भी हुई कि आपके लिए इनहेरिटेंस इजी हो गई। और इनहेरिटेंस इजी हो गई तो दूसरा क्या पर्पस हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूज करने की। रिएक्ट क्यों इतना पॉपुलर है आज के टाइम, रिएक्ट अगर इतना पॉपुलर है तो उसका कारण यही है कि हम वहां पे कोड को रीयूज कर सकते हैं। और कोड रीयूज करने का पर्पस क्या है कि हम बड़े बड़े एप्लीकेशंस को बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोडिंग करते थे, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा था। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ आई, क्यों रिएक्ट लाइब्रेरी को बनाया गया, क्यों एंगुलर जेएस को बनाया गया, क्योंकि जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थी उसमें हम छोटे मोटे प्रोग्राम तो कर पाते थे। बट जब हमको हाई थी वेबसाइट बनानी है, कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन की वेबसाइट बनानी है, तो वहां पे हमारे लिए कोड को मेंटेन करना प्रॉब्लम हो जाता था। क्योंकि हम एक ही बार कोड लिख रहे हैं, उसको अगर कहीं एरर आई तो डिबग करने इशू। तो अब हम क्या किए, यहाँ पे हम कोड को रीयूज कर रहे हैं। रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल कोड को हम अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट देते हैं। मान लो मेरा हेडर का कोड होगा, वो एक अलग कंपोनेंट होगा, मेरा एक फुटर का कोड होगा, वो अलग कंपोनेंट होगा, ऊपर में कोई स्लाइड शो होगा, उसका एक अलग कंपोनेंट्स होगा। यानी इवन मेरा अगर एक इंडेक्स पेज है, एक इंडेक्स पेज है हमारा, तो वो इंडेक्स पेज मल्टीपल कंपोनेंट से बना होगा। और हम मल्टीपल कंपोनेंट से बन गया तो वहां क्या होगा, हमको हमारे लिए इजी रहेगा कि हम कोई पूरे कोड को मेंटेन करना। हमको अगर हेडर में चेंज करना है तो हम सारे कंपोनेंट्स को टच नहीं करेंगे, हम सिर्फ हेडर कंपोनेंट को टच करेंगे, बाकी वाला थी। और अगर मान लो हेडर कंपोनेंट वाले कोड को हमको किसी और कंपोनेंट में यूज करना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, वहां से एक्सपोर्ट करना है और यहाँ से इंपोर्ट करना है। हम वहां से अति में हेडर कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे और जिसमें हमको यूज करना है वहां पे उसको उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे। वो हम आगे देखेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा यहाँ पे। बट ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से रिएक्ट इतना पॉपुलर हुआ है। हमको अपना अगर कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, अभी बहुत सारा पढ़ते हुए AI पढ़े होंगे या कोई और भी पहले पढ़े, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े या कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, तो वहां तुम्हारा क्या है, मल्टीपल मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 ऐसे करके 6-7 यूनिट है। तो तुम स्टेप बाय स्टेप हर एक यूनिट को पढ़ते जाते हो, और जब तुम्हारा सारा मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाता है तो तुम कहते हो हाँ मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही क्या है, हमारा जो बड़ा वेबसाइट बनता है वहां पे हम क्या करते हैं, रिएक्ट के थ्रू या इसने मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, पूरे बड़े वेबसाइट के कोड को मल्टीपल मॉडल्स में बांट देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा एक तो हो गया कि कोड हमारे लिए हल्का हो गया कि हमको पता है कि कौन सा कोड कहाँ पे, किस मॉड्यूल में कौन सा कोड है। दूसरा हमारा उसका क्या होता है, हमारे लिए उसको कोड रीयूज करना इजी हो जाता है। तो यही कह रहा है कि प्रीवियसली देयर आर नो नेटिव सपोर्ट फॉर मॉड्यूल इन दी जावास्क्रिप्ट। पहले मॉड्यूल के लिए कोई भी
नेटिव सपोर्ट नहीं था, हम बाहर से किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करके उसको सपोर्ट कर लेते थे, बट हमारे जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट सपोर्ट कुछ ऐसा नहीं था मॉड्यूल्स के लिए। तो ES6 ने क्या किया, एक मॉड्यूल्स कंसेप्ट लाया जहां पे हर एक मॉड्यूल को हम एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल में रिप्रेजेंट करते हैं। हम हर एक मॉड्यूल को अलग सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल में करते हैं, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का यूज, स्टेटमेंट का यूज करके किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट या किसी भी मॉड्यूल के वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस को या किसी कंपोनेंट्स को एक फाइल से दूसरे फाइल में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक मॉड्यूल, जैसे यहाँ देखो क्या हमने एक वैर नंबर नाम का ये लिया, एक्सपोर्ट वैर नंबर इज इक्वल टू 50, एक फंक्शन है हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन गेट नेम। तो यहाँ हमने क्या किया, फंक्शन गेट नेम को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक दूसरा फाइल है यहाँ पे हमने क्या किया, नम गेट नेम को इस मॉड्यूल से इंपोर्ट किया और फिर नम को हम प्रिंट किए तो ये 50 दे दिया। तो ये वाला ऊपर वाला फाइल एक अलग फाइल था जिसमें से हमने यदि नम नाम का वेरिएबल को एक्सपोर्ट किया और गेट नेम नाम का फंक्शन को भी एक्सपोर्ट किया, और ये नीचे वाला जो है ये एक अलग फाइल है जहां पे हम उसको क्या कर रहे हैं, नम और गेट नेम को हम इंपोर्ट कर रहे हैं और console.log पे उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एक चीज था तुम्हारा मॉड्यूल। ये भी एक बहुत बड़ा चाहे तुम रिएक्ट को काम करो, चाहे नोड.js वर्क करो, इन सभी में मॉड्यूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे वो होता है, आज ही हम देखेंगे वो चीज, क्योंकि आगे हमारा ये खत्म हो गया तो हम आगे हम अब रिएक्ट में ही इंटर करेंगे। रिएक्ट की कुछ कीवर्ड्स है, वो कुछ कीवर्ड्स को हम देख करके और आज हमारा बीबीएम रिएक्ट में इंटर कर जाएंगे। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी प्री रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर कुछ बचता है, अगर मुझे कुछ बाद में दिखेगा